हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय जलमार्ग और अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग के बारे में, जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं और इससे संबंधित जो भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे के सारे हमने जहाँ तक हो सका संभव वहाँ तक हमने उठाने का प्रयास किए हैं। और यहाँ से बात करते हैं कि एग्ज़ाम में आपको अक्सर एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर देखने के लिए मिले। और हम बात करेंगे अब आज की क्लास की। तो आज की क्लास के बारे में हम बात करते हैं तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाले हैं। और यह क्लास जो है यानी कि फुल डिस्कशन के साथ यह क्लास आपको यहाँ उपलब्ध यानी कि प्रोवाइड करा जा रहा है। और इस तरह के कई सारे वीडियो है जो प्लेलिस्ट में ज्ञान विज्ञान प्लेलिस्ट बनाकर दिया गया है, जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ऐसे सारे क्वेश्चन का हमने सेलेक्ट किए हैं जो एग्ज़ाम के पार्ट बनते हैं और एग्ज़ाम में अक्सर ही पूछे जाते हैं। तो और जो भी साथी वीडियो को देखते हैं तो फुल वीडियो देखें और एक वीडियो देखकर ज़रूर बताएं कमेंट करके कि आपको कैसा लगा है और ये एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से कितना हेल्पफुल यानी महत्वपूर्ण है। तो चलिए बात करते हैं इस क्लास के बारे में। अब बात करते हैं आज की क्लास की क्वेश्चंस के बारे में। तो बात करते हैं जल परिवहन के बारे में। जल परिवहन से संबंधित जितने भी एग्ज़ाम के क्वेश्चन यानी कि एग्ज़ाम के पार्ट बनते हैं क्वेश्चंस, और राष्ट्रीय जलमार्ग और अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग के संबंधित बंदरगाह से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं हमने सारे के सारे उठाने का प्रयास किए हैं। तो चलिए बात करते हैं पहला क्वेश्चन की। अगर हम बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग के विकास और विनियमन हेतु भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना कब किया गया था? अगर आपको यह क्वेश्चन पूछे कि अंतर्देशीय जलमार्ग के विकास और विनियमन हेतु भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना यानी कि IWAI की स्थापना कब किया गया था? तो यह 27 अक्टूबर 1986 में किया गया था। ये एक क्वेश्चन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो याद रखिएगा। अंतर्देशीय जलमार्ग के विकास और विनियमन हेतु भारतीय जलमार्ग अंतर्देशीय जलमार्ग के प्राधिकरण की स्थापना की बात करते हैं तो 1986 में किया गया था 27 अक्टूबर को। और वहीं बात करते हैं अंतर्देशीय जलमार्ग के विकास और विनियमन की यानी कि IWAI की बात करते हैं तो IWAI जहाजरानी मंत्रालय के अधीन संवैधानिक निकाय है। यानी कि बात करते हैं ये जो है, अगर आपको पूछे यह किस मंत्रालय के अधीन आते हैं यानी कि अंतर्देशीय जलमार्ग की जो है कि यह किस मंत्रालय के अधीन आते हैं, IWAI किस मंत्रालय के अधीन आते हैं, तो यह जो है जहाजरानी मंत्रालय के अधीन आते हैं। और यह पूछे ये कैसा निकाय है यानी कि यह संवैधानिक निकाय है कि असंवैधानिक निकाय, तो इसमें दिया गया है यह एक संवैधानिक निकाय है। अब वही बात करते हैं प्राधिकरण का मुख्यालय यानी कि प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पे है? तो नोएडा में है। यानी कि प्राधिकरण का मुख्यालय अगर पूछे तो कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय की बात करते हैं नोएडा। अगर नोएडा के बारे में तो आपको पूछे कि नोएडा का फुल फॉर्म क्या होता है, NOIDA नोएडा अगर आप नहीं जानते हैं तो इसका फुल फॉर्म देख लीजिए। नोएडा का फुल फॉर्म की बात करते हैं तो न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी इसका फुल फॉर्म होता है, तो जिसे शॉर्ट में हम नोएडा के नाम से जानते हैं। तो बात करते हैं इसके क्षेत्रीय कार्यालय यानी कि क्षेत्रीय कार्यालय की हम बात करते हैं तो पटना, कोलकाता, गुवाहाटी, कोच्चि में तथा उप कार्यालय की बात करते हैं प्रयागराज में इनका उप कार्यालय। पूर्व में इलाहाबाद था, यानी कि पूर्व में जो है इलाहाबाद इसका नाम था प्रयागराज का, और अब जो है इसका नाम बदलकर फिर से जो है प्रयागराज कर दिया गया है। तो इसका मुख्यालय उप कार्यालय की हम बात करते हैं तो इसका उप कार्यालय जो है प्रयागराज, वाराणसी, भागलपुर, रक्का और कोल्लम में है। और जो इसकी क्षेत्रीय कार्यालय की हम बात करते हैं पटना, कोलकाता और गुवाहाटी, कोच्चि में इस जगह पे क्षेत्रीय कार्यालय है। उप कार्यालय की हम बात करते हैं प्रयागराज, वाराणसी, भागलपुर, रक्का और कोल्लम में उप कार्यालय है। अब वहीं अगर हम आपको पूछे कि राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम किसके अनुसार जो है यानी कि अधिनियम के अनुसार की बात करें, तो अगर आपको पूछे कि अभी तक देश में कुल कितने राष्ट्रीय जलमार्ग है यानी कि देश में कुल कितने राष्ट्रीय जलमार्ग है, तो 111 देश में जो है राष्ट्रीय जलमार्ग है। यानी कि राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के अनुसार अभी तक में कुल जलमार्ग की बात करते हैं 111 जलमार्ग यानी कि राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। तो आप याद रखिएगा, अगर पूछे तो राष्ट्रीय जलमार्ग कितने हैं अभी वर्तमान में, तो 111 जो है राष्ट्रीय जलमार्ग अभी वर्तमान में है, तो याद रखिएगा। बात करते हैं वहीं
वर्ष 2018 में IWAI ने कार्गो मालिकों एवं लॉजिस्टिक्स संचालकों को जोड़ने हेतु समर्पित पोर्टल, यानी कि इसको जो है जोड़ने के लिए AWAI ने कार्गो मालिकों एवं लॉजिस्टिक्स संचालकों को जोड़ने हेतु एक पोर्टल बनाया गया था। फोकल जो है फोकल जो पोर्टल बनाया गया था, जिसका फुल फॉर्म होता है फोरम ऑफ कार्गो ऑनर्स एंड लॉजिस्टिक ऑपरेशंस। इसको फोकल यानी कि फोकल इसको ऐप का नाम दिया गया। इससे क्या होगा कि जो है कि ये जो लॉन्च किया गया है, तो कार्गो मालिक और लॉजिस्टिक संचालकों को जोड़ने हेतु यह पोर्टल बनाया गया था। इससे जो है सारी जानकारी इस पोर्टल के माध्यम से ले सकें, इसीलिए इसको बनाया गया था। अब वही बात करते हैं, लॉन्च किया गया था और जो जहाज़ों की उपलब्धता के बारे में रियल टाइम डेटा उपलब्ध कराता है, यानी कि यह जो है जहाज़ उपलब्ध कहाँ पर है, यानी कि उसके उपलब्ध के बारे में और रियल जो टाइम है उसके बारे में पूरी जानकारी यह ऐप यानी कि फोकल ऐप के माध्यम से मिल सकता है। तो इसीलिए जो है बनाया गया था ये ऐप। तो याद रखिएगा फोकल ऐप के बारे में। और वहीं बात करते हैं परिवहन के साधनों में जल परिवहन बहुत ही प्राचीन साधन है, यानी कि जल परिवहन के साधन में अगर आपको पूछे यह क्वेश्चन कि कौन से साधन सबसे प्राचीन है, परिवहनों में से कौन से साधन सबसे प्राचीन है, तो जल परिवहन याद रखिएगा सबसे प्राचीन जल परिवहन है। अब वहीं अगर आपको क्वेश्चन पूछे कि राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान कहाँ पर स्थित है, राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो ये पटना में स्थित है। और इसकी स्थापना कब किया गया था, तो इसकी स्थापना की बात करते हैं फरवरी 2004 में किया गया था। अगर वहीं पूछे आपको देश का लगभग कितना प्रतिशत व्यापार समुद्री मार्गों से होता है, यानी देश का जो है लगभग 95% जो है व्यापार समुद्री मार्गों से होता है। और मूल के हिसाब से अगर आपको पूछे तो मूल स्तर से इसका बात करते हैं 70% व्यापार समुद्री मार्गों से होता है, यानी कि मूल के हिसाब से। अब वही बात करते हैं व्यापारिक जहाजरानी बेड़े की दृष्टि से। अगर पूछे व्यापारिक जहाजरानी बेड़े की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो यह 16वां स्थान है व्यापारिक जहाजरानी कौन से दृष्टिकोण से। अब वही बात करते हैं कि बंकिंघम नहर भारत की सबसे लंबी नौगम्य नहर है, यानी कि आपको पूछे भारत की सबसे लंबी नौगम्य नहर कौन सा है, तो बंकिंघम नहर जो है भारत की सबसे लंबी नौगम्य नहर है। और यह कहाँ यानी किसको किनको जोड़ती है, तो यह आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु को जोड़ती है। अगर आप पूछे तो बंकिंघम नहर किन किन राज्यों को जोड़ती है, तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को जोड़ती है, याद रखिएगा। और यह भारत की सबसे लंबी नौगम्य नहर भी कहलाती है। अब वहीं बात करते हैं केंद्रीय जल परिवहन निगम का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, केंद्रीय जल परिवहन निगम का मुख्यालय की बात करते हैं कोलकाता में है। और इसकी स्थापना अगर की बात करें तो इसकी स्थापना 1967 में किया गया था। तो याद रखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाते हैं। तब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अब बात करते हैं सेतु समुद्रम परियोजना किनको किनको जोड़ती है। अगर आपको यह क्वेश्चन पूछे सेतु समुद्रम परियोजना किन दो देशों को जोड़ती है, तो भारत और श्रीलंका को जोड़ती है, यानी कि भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। अगर वहीं पूछे तो जो पाक जल समुद्र है यह भारत और श्रीलंका को जोड़ती है। तो एक बार फिर से क्वेश्चन को की बात करते हैं, तो सेतु समुद्र परियोजना किन दो देशों के मध्य स्थित है, तो यह भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। और यह किनको किनको जोड़ती है, तो बात करते हैं पाक जल मध्य और मन्नार की खाड़ी को जोड़ती है। तो फिर से एक बार बोलते हैं कि सेतु समुद्र परियोजना किन दो देशों के बीच स्थित है, तो यह भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। और यह जोड़ती है किनको किनको, तो पाक जल मध्य और मन्नार की खाड़ी को जोड़ती है। तो वहीं बात करते हैं सेतु समुद्र परियोजना की या नौ परिवहन नहर की लंबाई की बात करते हैं तो 167 किलोमीटर है, यानी कि इस सेतु समुद्र परियोजना की नौ परिवहन परियोजना की हम बात करते हैं तो यह 167 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अगर भारत और श्रीलंका के बीच जो स्थित है, यहाँ मान लीजिए कि भारत है, यहाँ पे श्रीलंका है, इसी बीच में जो है पाक की खाड़ी स्थित है। और यह जो पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी स्थित है, तो यहाँ पे तमिलनाडु हो जाता है। इन तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच जो सेतु समुद्र परियोजना स्थित है इनके बीच में, तो इन्हीं के बीच में पाक जल मध्य और मन्नार की खाड़ी को जोड़ती है। कौन जोड़ती है, तो सेतु समुद्र परियोजना इनको जोड़ती है। और इसी की लंबाई जो है, ये जो ऐसी लंबाई है और इनकी जो यहाँ लंबाई हो जाता है तो 167 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। तो याद रखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अब वही बात कर, अगर आपको वही पूछे क्वेश्चन, आपको अगर एग्जाम में पूछा जाए कि भारत में जलयान निर्माण का पहला कारखाना
कब और किस कंपनी के द्वारा लगाया गया था? तो यह पहला जल यौन निर्माण का कारखाना जो है 1941 ईस्वी में लगाया गया था। और किस कंपनी के द्वारा लगाया गया था? तो यह सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी द्वारा विशाखापत्तनम में स्थापित किया गया था। अगर आपको पूछे यही क्वेश्चन घुमा के कि भारत में जल यौन निर्माण का पहला कारखाना 1941 ईस्वी में कहाँ पर लगाया गया, तो यह विशाखापत्तनम में लगाया गया था। अगर यह पूछे तो विशाखापत्तनम में 1941 ईस्वी में भारत में पहला जल यौन निर्माण कारखाना जो लगाया गया था किस कंपनी के द्वारा लगाया गया था? सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी के द्वारा लगाया गया था। याद रखिएगा, ये तीनों तरह के क्वेश्चन हमने इसमें मेंशन कर दिए हैं। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो बात करते हैं 1952 में भारत सरकार द्वारा अधिग्रहण करने की, इसी कंपनी को जो है सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी को भारत सरकार के द्वारा अधिग्रहण कर इसका नाम जो बदल कर हिंदुस्तान शिपयार्ड विशाखापत्तनम रख दिया। यानी कि अगर यह पूछे हिंदुस्तान शिपयार्ड विशाखापत्तनम का पूर्व नाम क्या था, तो यानी पहले का नाम क्या था, तो सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी इसका नाम था। और इसको कब बदल दिया गया है, तो 1952 में भारत सरकार के द्वारा अधिग्रहण करके इसका नाम हिंदुस्तान शिपयार्ड विशाखापत्तनम कर दिया गया। अब वही बात करते हैं, अगर आपको पूछे देश में कुल कितने बंदरगाह है, तो ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बड़े बंदरगाह जो देश में है अभी कुल 14 बंदरगाह बड़े हैं, जिसमें कि हल्दिया भारत के 14वें सबसे बड़े 14वें बंदरगाह, यानी कि हल्दिया की बात करते हैं तो यह भारत के 14वें बंदरगाह है। और वही बात करते हैं 185 जो है भारत में छोटे एवं मंझोले बंदरगाह 185 है। तो ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं बंदरगाहों के बारे में, तो इसके बारे में पूरी मेंशन करते हैं। और आगे वीडियो में कई सारे ऐसे प्रश्न हैं जो कि आपको यानी कि कहीं अलग से देखने की ज़रूरत नहीं मिलेगी और आपको जो पड़ेगी। और यह जो है आपको एक ही वीडियो में सारा जो है मेंशन किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग और राष्ट्रीय जलमार्ग के बारे में, कोई भी बंदरगाह के बारे में कोई भी आपको क्वेश्चन पूछे तो यहाँ से आपको मिल सकते हैं, यानी कि आपको ज़रूर एग्जाम में लड़ने का चांस यानी कि मिलने का चांस बन जाते हैं। तो वहीं बात करते हैं भारत में कुल 185 छोटे व मंझोले बंदरगाह है। अब वहीं बात करते हैं कि बड़े बंदरगाह जो है, अब अगर क्वेश्चन पूछे भारत के बड़े बंदरगाह किसके अधीन यानी क्या किस सरकार के अधीन आते हैं, तो इसकी देखरेख किसके द्वारा किया जाता है, तो बड़े बंदरगाह की देखरेख यानी यह जो है इसके केंद्र सरकार के अधीन यानी कि केंद्र सरकार के अधीन बड़े बंदरगाह आ जाते हैं। अब वहीं बात करते हैं छोटे और मंझोले बंदरगाह जो है राज्य सरकार की जिम्मेवारी होती है और यह जो है राज्य सरकार के अंतर्गत आ जाते हैं। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगर वहीं आपको पूछे कि जल मार्ग क्या है, यानी कि जल मार्ग क्या है, तो इसके बारे में अगर आपको पूछे तो आप क्या जवाब देंगे? तो इसका मतलब ये होता है जल मार्ग। जल मार्ग वह मार्ग होता है जो एक स्थान से दूसरे स्थान को जल के माध्यम से जोड़ता है, जैसे नदी आदि, इसी को जल मार्ग कहते हैं। यानी कि जल मार्ग वह मार्ग है जो एक स्थान से दूसरे स्थान को जल मार्ग माध्यम से जोड़ता है, उसे जल मार्ग कहते हैं। जैसे नदी, तालाब आदि जो एक स्थान से दूसरे स्थान को जो जल के द्वारा ही जोड़े जाते हैं उसे जल मार्ग कहते हैं। और यह कितने प्रकार के होते हैं, तो जल मार्ग जो है वर्तमान में 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो है आंतरिक जल मार्ग है, और दूसरा की बात करें तटवर्ती जल मार्ग, और तीसरा है समुद्री जल मार्ग। तो तीसरा हो जाता है समुद्री जल मार्ग, दूसरा तटवर्ती जल मार्ग, और पहला की बात करते हैं आंतरिक जल मार्ग हो जाता है। तो आइए बात करते हैं और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में। अब बात करते हैं भारत के राष्ट्रीय जल मार्ग के बारे में। तो भारत के राष्ट्रीय जल मार्ग के बारे में बात करते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से अगर बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, और यह जो अक्सर एग्जाम में यह क्वेश्चन एक ना एक आपको देखने को ज़रूर मिल सकते हैं। तो यह आप पूरी वीडियो देखने के बाद ज़रूर कमेंट करके बताएं आपको कितना अच्छा लगा और यह आपके लिए कितना हेल्पफुल साबित यानी कि एग्जाम के दृष्टिकोण से कितना हेल्पफुल हो सकते हैं, तो ज़रूर कमेंट करें। और बात करते हैं वहीं कि इसको कैसे याद करना है और किस तरह हमको याद करना है, उसके बारे में फुल मेंशन करके इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे ज़रूर। चलिए अब बात करते हैं कि वही बात करते हैं कि पहले जल मार्ग है कि नेशनल वाटर वे 1 जो है यानी कि राष्ट्रीय जल मार्ग 1 जो है कि कहाँ से कहाँ तक जाती है और कितना किलोमीटर है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नेशनल जल मार्ग यानी कि राष्ट्रीय जल मार्ग के बारे में। राष्ट्रीय जल मार्ग 1 जो है, जो इसको जो घोषणा की गई थी, तो इसको घोषणा हुआ था 1986 में, अक्टूबर 1986 में, यानी कि राष्ट्रीय जल मार्ग 1 को दर्जा दिया गया था 1986 में, इसको घोषित किया गया था। यानी कि राष्ट्रीय जल मार्ग जो है 1986 में राष्ट्रीय जल मार्ग 1 को घोषित किया गया था। अब वही बात करती है कहाँ से कहाँ तक जाती है, तो यह इलाहाबाद से हल्दिया तक जाती है, यानी कि
उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद, अब जो प्रयागराज इसका नाम कर दिया गया इलाहाबाद से, यानी कि प्रयागराज से हल्दिया यानी बंगाल के हल्दिया तक जाती है। तो इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई 1620 किलोमीटर इसकी लंबाई हो जाती है। अब वहीं बात करते हैं नेशनल वाटर 2 की, यानी कि राष्ट्रीय जलमार्ग 2 की बात करते हैं। तो इसकी जो है की घोषणा 1988 में किया गया था। और यह कहाँ से कहाँ तक जाती है? सदिया से धुबरी पट्टी तक, जो ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, वहाँ तक जाती है। और इसकी लंबाई की बात करते हैं 891 किलोमीटर कुल लंबाई है। अब वहीं बात करते हैं नेशनल वाटर 3 की। तो नेशनल वाटर 3 की जो घोषणा किया गया था, तो फरवरी 1993 में इसकी घोषणा किया गया था नेशनल वाटर 3 की। और यह कोल्लम से कोट्टापुरम तक जाती है, यानी केरल में ही कोल्लम से कोट्टापुरम तक यह जाती है। और इसकी कुल लंबाई की बात करें तो 205 किलोमीटर इसका कुल लंबाई है। और वहीं बात करते हैं नेशनल वाटर 4 की, यानी कि राष्ट्रीय जलमार्ग 4 की। तो यह नवंबर 2008 में इसकी घोषणा किया गया था। और यह कहाँ से कहाँ तक है? काकीनाडा से मरक्का नाम तक, यानी कि आंध्र प्रदेश में काकीनाडा से मरक्का नाम तक यह इसकी इतना यहाँ से यहाँ तक है। काकीनाडा से मरक्का नाम तक इसकी लंबाई है। और कुल लंबाई की बात करते हैं तो 1095 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अब वहीं बात करते हैं कि नेशनल जलमार्ग 5 की, यानी कि राष्ट्रीय जलमार्ग 5 की। तो नवंबर 2008 में इसका घोषणा किया गया था। और यह कहाँ से कहाँ तक है? तालचर से धमरा, यानी कि तालचर से धमरा तक इसकी की लंबाई है। और इसकी कुल लंबाई की बात करते हैं 623 किलोमीटर इसका कुल लंबाई है। अगर हम बात करते हैं नेशनल वाटर 6 की, तो इसको नेशनल वाटर यानी कि राष्ट्रीय जलमार्ग 6 की 2013 में इसका घोषणा किया गया था। और यह असम में बराक नदी पर लखीमपुर से भंगा तक, यानी भंगा से लखीमपुर तट के बीच स्थित है। और यह इसकी कुल लंबाई की हम बात करते हैं 121 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। तब बात करते हैं इसको हम कैसे याद करेंगे। तो चलिए, बहुत ही आसान तरीका है इसको याद करने का, चलिए आपको हम बताते हैं। अब बात करते हैं कि इसको याद हमको कैसे करना है, यानी कि याद करने के लिए आसान ट्रिक है। तो राष्ट्रीय जलमार्ग को हमको कैसे याद करना है और कौन सबसे बड़ा जलमार्ग है, कौन सबसे छोटा है, किसकी लंबाई कितना है, तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे। तो चलिए, आपको कैसे याद करना है, तो याद रखना है एक ट्रिक है। ई साधु को काम तद लाभा, ई साधु को काम तद लाभा, ऐसे करके 10 बार कम से कम उच्चारण करना है, तो आपको याद हो जाएंगे। ई साधु को काम तद लाभा, ऐसे करके जो है आपको कम से कम 10 बार उच्चारण करना है, तो ये आपको याद हो जाएंगे ट्रिक। और तो ई से हम अब वही बात करेंगे। तो ई साधु को काम तद लाभा, इसका हो जाता है ट्रिक। तो ऐसे करके आपको याद कर लेना है। तो अब बात करते हैं ई से हो जाता है इलाहाबाद, ह से हो जाता है हल्दिया। तो इलाहाबाद से हल्दिया तक 1 हो गया। और वहीं बात करते हैं 2 की, तो सा से साधु, साधु से हो गया सदिया से धुबरी तक, यानी सदिया से धुबरी तक ये हो गया 2। और कोको कोको से हो जाता है, तो आपको पहले भी बता चुके हैं, कोको से हो जाता है, कोको से हो जाता है कोल्लम से कोट्टापुरम तक, कोल्लम से कोट्टापुरम तक ये नेशनल वाटर 3 हो जाता है। और काम से हो जाता है, तो काम से आपको याद रखना है। तो काम से हो जाता है, का से हो जाता है काकीनाडा, और म से हो जाता है मरक्का नाम, यानी का से काम काकीनाडा और म से मरक्का नाम हो जाता है। और वहीं बात करते हैं तो तद की, तो तद से हो जाता है तालचर, तो से हो जाता है तालचर, और ध से हो जाता है धमरा, यानी कि तालचर से धमरा तक इसकी कुल लंबाई है। अब वहीं बात करते हैं लभा से, तो लभा से हो जाता है कि ल से हो जाता है लखीमपुर, ल से हो जाता है लखीमपुर, और भ से हो जाता है भंगा, यानी कि लखीमपुर से भंगा तक इसकी लंबाई है। अब बात करेंगे तो इसको कैसे हमको याद रखना है, कौन से वाटर मार्क कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो इसे याद करने का बहुत ही आसान तरीका है। जैसे आप 10 मोबाइल नंबर याद रखते हैं, तो उसी तरह मात्र 6 ही अंक याद रखना, यानी कि 142 536, 142 536 आपको याद रखना है। तो कैसे याद रखना है, ई साधु को काम तद लाभा, ये तो आपको याद रखना, और ये याद रखना है। तो ई से हो जाता है हल्दिया, और हल्दिया से यानी कि इलाहाबाद से हल्दिया तक वाटर वे 1, और साधु सदिया से धुबरी तक वाटर यानी कि हो जाता है 2। तो इसकी ये जो लंबाई हो जाता है 4, यानी कि चौथा जो है, यानी कि याद रखते हैं तो सबसे बड़ा हो जाता है ये वाटर वे 2, उसके बाद होता है 4, उसके बाद होता है 2, उसके बाद होता है 5, उसके बाद हो जाता है, यानी कि बात करते हैं तो ये 536, यानी कि 142 536 हो जाता है। ये जो है नेशनल वाटर वे यानी कि नेशनल वाटर राजमार्ग की ये ट्रिक है। जो नेशनल वाटर जो क्रमांक है, यानी कि NW नेशनल वाटर 1,
तो वन जो है इसकी लंबाई के अनुसार जो है इसको ट्रिक बनाया गया, यानी कि यह जो बात करते हैं नेशनल वाटरवे वन जो है ये इस इन जो 6 राजमार्ग अभी जलमार्ग जो बताए इनमें से सबसे बड़े वन होते हैं, और दूसरा चौथा सबसे बड़ा हो जाता है, और तीसरा सबसे बड़ा हो जाता है, और सबसे छोटा की हम बात करते हैं इनमें से तो छठा जो है यानी कि असम के लखीमपुर से भंगा तक की जो है इसकी लंबाई मात्र 121 किलोमीटर है। तो ये छठे सबसे यानी कि सबसे छोटे हो जाते हैं इनमें से। तो वहीं हम बात करेंगे अब अगले क्वेश्चन की, तो इसको याद रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसमें से अभी ये बात नहीं की गई है कि ये सबसे बड़ा सबसे छोटा कौन सी है, तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चर्चा जरूर करेंगे। लेकिन इनमें से जो अभी पीछे जो बताए गए हैं, तो इसमें जो है 142 ये याद रखिएगा नेशनल वाटरवे जलमार्ग का क्रमांक संख्या है, तो उसको याद रखिएगा। इसी तरह से याद रखना है ई साधु को काम तदलभा और 142 536 ये इस तरह से याद रखना है। तो आपको तुरंत ही पता चल जाएंगे कौन से जलमार्ग बड़ा है और सबसे छोटा कौन से इनमें से। तो चलिए हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब हम बात करते हैं नेशनल वाटरवे वन, यानी कि इसकी जो है कि घोषणा हुआ था, इस वाटरवे को मान्यता मिला था अक्टूबर 1986 में, जो इलाहाबाद से हल्दिया और तक है, और इसकी लंबाई की कुल बात करते हैं 1620 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। अब वही बात करते हैं, तो यह हल्दिया यानी कि इलाहाबाद से हल्दिया तक जो जाती है ये वाटरवे नेशनल वाटरवे वन है, जो यहाँ से यहाँ तक हल्दिया यानी कि ये जो बंगाल के हल्दिया तक आती है, तो देख सकते हैं यहाँ, तो नेशनल वाटरवे वन है। तो चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं। अब वही बात करते हैं नेशनल वाटर टू की, जिसकी घोषणा सितंबर 1988 में हुआ था, और जो है यह जो है सदिया से धुबरी तक इसका विस्तार है, और 1891 यानी कि 891 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अब वही बात करते हैं, यह जो है सदिया से धुबरी तक है, तो आप देख सकते हैं सदिया से धुबरी तक की बात करते हैं, यहाँ से जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी लंबाई है, यानी कि यह जो बांग्लादेश में आके यह मिल जाती है, यानी कि यह जो है ब्रह्मपुत्र नदी पर जो है यह जो यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी आती है अरुणाचल प्रदेश से होकर यहाँ से आके बांग्लादेश में आकर मिल जाती है। तो यहाँ सदिया से धुबरी तक इसकी लंबाई है, आप देख सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट जलमार्ग की। अब वहीं बात करते हैं नेशनल वाटरवे 3 की, तो जिसकी को मान्यता जो मिला था फरवरी 1993 में मिला था, और यह कोल्लम से कोट्टमपुरम तक है इसकी का विस्तार, और 205 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। यह केरल राज्य में ही है। आइए देखते हैं इसको, देख सकते हैं आप, ये केरल का मैप है, और इसकी लंबाई जो है कोल्लम से कोट्टापुरम तक, यानी कि ये है यहाँ पे है कोल्लम और यहाँ पे है कोट्टापुरम, तो यहाँ से यहाँ तक इसकी कुल लंबाई है कोल्लम से कोट्टापुरम तक। तो चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं। अब बात करते हैं नेशनल वाटर 4 की, इसकी जो घोषणा की गई थी नवंबर 2008 में किया गया था। इसकी लंबाई की बात करते हैं, तो यह फैला है काकीनाडा से मरक्का नाम तक, यानी कि आंध्र प्रदेश के मरक्का नाम तक यह फैला हुआ है। इसकी कुल लंबाई की बात करते हैं 1095 यानी कि 1095 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो आइए बात करते हैं मैप के माध्यम से। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये काकीनाडा से मरक्का नाम तक फैला हुआ है, ये है काकीनाडा। यहाँ से की बात करते हैं, यहाँ पे है काकीनाडा, ये आप यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है ये काकीनाडा चैनल। तो काकीनाडा से लेकर मरक्का नाम तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ है मरक्का नाम, यहाँ तक स्थित है, जो आंध्र प्रदेश तक आती है। अब वही बात करते हैं अगले जलमार्ग की। अब वही बात करते हैं NW5 की, यानी कि नेशनल वाटर 5 की। तो यह नवंबर 2008 में इसकी घोषणा किया गया था। तालचर से धमरा यानी कि धमरा तक है, और यह जो है 623 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। अब वही बात करते हैं नेशनल वाटरवे 5 की। नेशनल वाटरवे 5 की बात करते हैं, ये है तालचर यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं यहाँ तालचर लिखा हुआ है। तो ये तालचर से लेकर धमरा तक स्थित है, यहाँ आप देख सकते हैं ये धमरा, यहाँ आके धमरा पर इसको या धमरा तक यह स्थित है। अब बात करते हैं वहीं अगले जलमार्ग की। अब वही बात करते हैं नेशनल वाटर 6 की, यानी राष्ट्रीय जलमार्ग 6 की। तो इसकी घोषणा 2013 में किया गया था, और यह बात करते हैं तो लखीमपुर से भंगा तक, यानी असम के बराक नदी पर भंगा से लखीमपुर तट के बीच स्थित है, और इसकी कुल लंबाई 121 किलोमीटर है। तो आप देख सकते हैं भंगा से लखीमपुर, यहाँ से है भंगा, यहाँ देख सकते हैं भंगा का लोकेशन यहाँ पे लिखा हुआ है। भंगा से यानी कि भंगा से है लखीमपुर तक, यहाँ पे लखीमपुर है, यहाँ तक स्थित है, यानी कि 6 जो है यहाँ तक स्थित है। आइए बात करते हैं अब अगले क्वेश्चन की। अब वही बात करते हैं देश में सबसे बड़ा
यानी देश में सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग, देश में सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग की बात करें तो 4 है। यानी कि चौथा जो है जलमार्ग सबसे बड़ा है, यानी कि सबसे लंबा जलमार्ग है। अब वहीं बात करते हैं इसकी लंबाई की, यानी कि चौथे जलमार्ग की कुल लंबाई की बात करते हैं 2890 किलोमीटर है। और बात करते हैं यह तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से गुजरता है, यानी कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना राज्य से होकर यह गुजरता है। तो याद रखिएगा देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग 4 है। अब वहीं बात करते हैं दूसरा सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है, यानी कि देश में दूसरा सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है, जिसकी कुल लंबाई 1620 किलोमीटर लंबा है और यह यूपी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल से गुजरता है। तो याद रखिएगा आप सबसे बड़ा और दूसरा सबसे बड़ा हो जाता है, तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है एग्जाम के दृष्टिकोण से। अब वहीं बात करते हैं भारत में सबसे छोटा राष्ट्रीय जलमार्ग, भारत में सबसे छोटा राष्ट्रीय जलमार्ग तो 69 है, जो कि सिर्फ 5 किलोमीटर लंबा है। यह तमिलनाडु से ही गुजरता है, यानी कि मात्र यह तमिलनाडु से शुरू होता है, तमिलनाडु में ही अंत हो जाता है, यानी कि 5 किलोमीटर कुल लंबाई है। तो याद रखिए सबसे छोटा जलमार्ग 69 है और सबसे बड़ा की बात करते हैं जलमार्ग 4 है, जिसकी लंबाई 2890 किलोमीटर है। दूसरा सबसे बड़ा है 1, जो कि 1620 किलोमीटर है। तो याद रखिएगा कुल राष्ट्रीय जलमार्ग देश में 111 है, तो यह भी याद रखिएगा। वहीं बात करते हैं बिहार से कौन से राष्ट्रीय जलमार्ग गुजरता है, अगर आपको पूछे तो यह हो जाता है राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है, बिहार से होकर गुजरता है। अब वहीं बात करते हैं कि उत्तर प्रशांत महासागर जलमार्ग पूर्व एशिया और उत्तरी अमेरिका को जोड़ता है, यानी कि उत्तरी प्रशांत महासागर जो है पूर्व एशिया और उत्तरी अमेरिका को जोड़ता है और यह विश्व की सबसे लंबा जलमार्ग हो जाता है। अगर आपको यह पूछे कि विश्व का सबसे लंबा जलमार्ग कौन सा है, तो उत्तर प्रशांत महासागर जलमार्ग जो है विश्व का सबसे लंबा जलमार्ग है और यह जो है पूर्व एशिया और उत्तरी अमेरिका को जोड़ता है। और वहीं बात करते हैं इस जलमार्ग से चीन, कोरिया, जापान, फिलीपींस, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, हांगकांग जैसे देश को अधिकतम लाभ होते हैं। यानी कि आप समझ गए होंगे कि यह जो है सबसे लंबा सबसे लंबा जलमार्ग विश्व में कौन सा है, तो उत्तर प्रशांत महासागर जलमार्ग है, जो कि चीन, कोरिया, जापान, फिलीपींस, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, हांगकांग जैसे देश को अधिकतम लाभ होते हैं और इसी मार्ग से है जो अधिकतम व्यापार, यानी कि अधिकतम देशों को फायदे होते हैं। तो अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। वहीं अगर आपको पूछे भारत का सबसे बड़ा पोर्ट कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा पोर्ट यानी बंदरगाह की बात करते हैं मुंबई है और यह दुनिया में 29वें नंबर पर है, यानी कि मुंबई जो है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है और दुनिया में यह 29वें नंबर पर आता है। और वहीं बात करते हैं भारत का सबसे पुराना बंदरगाह आपको पूछे कौन सा है, तो भारत का सबसे पुराना बंदरगाह लोथल है, जो कि गुजरात में स्थित है। और वहीं बात करते हैं चेन्नई बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह। अगर आपको पूछे, यह सारे के सारे जो है एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं और अक्सर ही पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह जो है चेन्नई बंदरगाह जो है भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है। और ये चेन्नई बंदरगाह भारत का दूसरा सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह भी है, यानी कि चेन्नई जो है भारत का दूसरा सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। और यह बंदरगाह बात करते हैं भारत का तीसरा सबसे पुराना बंदरगाह है, यानी कि तीसरा सबसे पुराना बंदरगाह चेन्नई है, जिसकी शुरुआत जो है 1881 में शुरू किया गया था, यानी चेन्नई बंदरगाह की शुरुआत 1881 में किया गया था। याद रखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और वहीं बात करते हैं भारत का सबसे गहरा बंदरगाह अगर पूछे आपको, तो ये भी कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो विशाखापत्तनम हो जाते हैं। तो बात करते हैं वहीं तो विश्व में सबसे अगर पूछे विश्व में सबसे लंबा तटीय बंदरगाह किसके पास है, तो किन देशों के पास, तो चीन देशों के पास दुनिया का सबसे लंबा तटीय बंदरगाह है। और यह जो है चीन के पास टॉप 10 में से जो है, यानी कि दुनिया के टॉप 10 बंदरगाह में से 6 बंदरगाह चीन के पास है, यानी चीन धोखेबाज के पास ही दुनिया के टॉप 10 में से 6 बंदरगाह धोखेबाज के पास है। और 10वें नंबर पर चीन का तियानजिन पोर्ट आता है, यानी कि 10वें नंबर पर जो है चीन का तियानजिन पोर्ट आता है। और वहीं बात करते हैं विश्व का प्रसिद्ध जलमार्ग उत्तर अटलांटिक जलमार्ग, यानी कि यह पूछे आपको विश्व का सबसे प्रसिद्ध जलमार्ग कौन सा है, तो उत्तर अटलांटिक जलमार्ग है और यह जो है विश्व का सबसे व्यस्त जलमार्ग भी हो जाता है, यानी कि संसार का सबसे सर्वाधिक बड़ा और महत्वपूर्ण जलमार्ग भी हो जाते हैं। अगर आपको पूछे संसार का सबसे बड़ा और सर्वाधिक बड़ा और महत्वपूर्ण जलमार्ग कौन सा है, तो उत्तर अटलांटिक जलमार्ग है। अगर यह पूछे आपको संसार का सबसे व्यस्त जलमार्ग कौन सा है, तो उत्तरी अटलांटिक जलमार्ग ही संसार का सबसे व्यस्त जलमार्ग है और यह संसार का सर्वाधिक बड़ा और महत्वपूर्ण जलमार्ग भी है। तो याद रखिएगा यह क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं एग्जाम में, विश्व का सबसे व्यस्त जलमार्ग कौन सा है, तो उत्तरी अटलांटिक जलमार्ग विश्व का सबसे ज़्यादा व्यस्त
जलमार्ग है। अब वहीं बात करते हैं विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग जो है उत्तरी अटलांटिक महासागर है। आपको हम पहले ही बात कर चुके हैं। वहीं बात करते हैं अटलांटिक महासागरीय जलमार्ग संसार के दो सर्वाधिक विकसित प्रदेशों यानी कि दो सर्वाधिक विकसित प्रदेश जैसे कनाडा के पूर्वी भाग और अमेरिका के पश्चिमी यूरोप को जोड़ता है, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका को पश्चिमी यूरोप से भी जोड़ता है। अतः यह बहुत महत्वपूर्ण एवं व्यस्त जलमार्ग भी है, ये सबसे महत्वपूर्ण और सबसे व्यस्त जलमार्ग भी है। वहीं बात करते हैं दुनिया में सबसे सक्रिय बंदरगाह और अंतर्देशीय बंदरगाह की 835 यानी कि अंतर बंदरगाहों की 835 की एक सूची है। कई हजार अतिरिक्त यानी कि कई हजार अतिरिक्त बंदरगाह अभी भी मौजूद है। दुनिया के 99% से अधिक व्यापार इन्हीं यानी कि इसी जलमार्ग के माध्यम से होते हैं। अगर वहीं बात करते हैं कि दुनिया में जो है सबसे सक्रिय बंदरगाह यानी कि वर्तमान में जो अभी सबसे यानी कि सक्रिय बंदरगाह यानी कि कुल कितने बंदरगाह है सक्रिय है 835 हो जाते हैं। तो याद रखिएगा, यानी कि संसार में जो है कुल अभी एक्टिव जो है बंदरगाहों की संख्या 835 हो जाते हैं। और यह जो है इन्हीं के और जो बात करते हैं कई हजार अतिरिक्त बंदरगाह अभी भी मौजूद है जो दुनिया के 99% से अधिक व्यापार इन बंदरगाहों के माध्यम से चलते हैं। तो याद रखिएगा, यह क्वेश्चन कई बार पूछे तो अगर आपको पूछे कि वर्तमान में दुनिया में कितने बंदरगाह है तो कुल 835 बंदरगाह अभी वर्तमान में एक्टिव यानी कि सक्रिय बंदरगाह है। और कई ऐसे हजार अतिरिक्त बंदरगाह अभी भी मौजूद है कि जो कि अभी मौजूद है, इनसे भी ज़्यादा कई हज़ार हैं जो कि दुनिया के 99% से अधिक व्यापार इन बंदरगाहों के माध्यम से ही होते हैं। तो याद रखिएगा, जो अभी एक्टिव की बात करते हैं तो 835 ही है अभी दुनिया में, कई से हज़ार और भी हैं तो उसको जो है एक्टिव के अनुसार से हम बात करते हैं। चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आज हम जितने भी क्वेश्चंस इस वीडियो के माध्यम से करा रहे हैं जो वो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण यानी VVI हैं। तो याद रखिएगा, जो भी ये क्वेश्चन हम इस वीडियो के माध्यम से करा रहे हैं जो आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं और कई बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं। तो अब बात करते हैं लैंडलॉक देश की। तो लैंडलॉक देश की बात करते हैं जो यानी कि ग्रीन कलर में है तो ये लैंडलॉक कंट्री है, यानी कि जो जितने ग्रीन कलर में है लैंडलॉक कंट्री है। और जो बैगनी कलर के हैं तो डबल लैंडलॉक कंट्री बैगनी कलर में, यानी कि बैगनी कलर में जो दिखाया गया है ये देख सकते हैं आप, ये डबल लैंडलॉक कंट्री है। और जो ग्रीन कलर में दिखाया गया है ये सिर्फ लैंडलॉक कंट्री है। तो आइए बात करते हैं इसके बारे में विस्तार से। आज हम बात करेंगे और भी कई प्रश्नों के बारे में, यानी कि उनमें से कई प्रश्न के बारे में हम बात किए और भी बात करेंगे। और इनमें से हम बात करते हैं बंदरगाह विहीन यानी कि लैंडलॉक कंट्री के बारे में, जो चारों साइड जो है जो देशों से घिरा हुआ यानी कि भूमि से घिरा हुआ है, उसमें समुद्र की सीमा उस देश यानी कि जैसे कि ये देश है और यहाँ पे समुद्र है तो ये वो ऐसे देश जो समुद्र की सीमा से नहीं लगते हैं यानी समुद्र से की सीमाओं को स्पर्श नहीं करते हैं उसे लैंडलॉक कंट्री कहते हैं। और लैंडलॉक कंट्री जो है वो बंदरगाह अक्सर बंदरगाह विहीन होते हैं। तो उस देश के बारे में हम बात करेंगे जो बंदरगाह विहीन होते हैं। तो वहीं बात करते हैं कजाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री है। ये एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं तो याद रखिए ये VVI है कि जितना भी स्टार आप लगा सकते हैं तो कम ही है, तो यह कई बार पूछे गए हैं। तो दुनिया का सबसे बड़ा लैंडलॉक देश है कजाकिस्तान। वहीं बात करते हैं बंदरगाह विहीन देश की, जैसे अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान तथा तुर्कमेनिस्तान और कई ऐसे भी देश हैं जो लैंडलॉक कंट्री है। तो चलिए हम बात करेंगे मैप के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। अब बात करेंगे अफ्रीका देशों की, यानी कि अफ्रीका महाद्वीप में लैंडलॉक कंट्री के बारे में बात करेंगे। अफ्रीका महाद्वीप में जो भी देश है लैंडलॉक कंट्री है उसके बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले हम बात करते हैं मेडिटेरियन सी यानी कि भूमध्य सागर की हम बात करेंगे। तो भूमध्य सागर जो है अफ्रीका और यूरोप के बीच स्थित है। देख सकते हैं यहाँ पे यूरोप है और यहाँ ये अफ्रीका है। तो इसके बीच जो है मेडिटेरियन सी यानी कि भूमध्य सागर स्थित है। और वहीं बात करते हैं कि अगर यह कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं यूरोप और अफ्रीका के बीच कौन से सागर स्थित है, भूमध्य सागर स्थित है। वहीं अब बात करते हैं एशिया और अफ्रीका के बीच कौन से सागर है तो रेड सी यानी कि लाल सागर एशिया और अफ्रीका के बीच स्थित है। अब वहीं बात करते हैं हम अफ्रीका में कौन कौन से देश लैंडलॉक देश है। तो वहीं बात करते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं माली की। तो माली की एक माली जो है लैंडलॉक कंट्री है। वहीं बात करते हैं बुर्किना फासो भी एक लैंडलॉक कंट्री है जो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। वहीं बात करते हैं नाइजर भी लैंडलॉक कंट्री है, चाड भी लैंडलॉक कंट्री है। वहीं बात करते हैं सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक भी लैंडलॉक देश है। साउथ सूडान भी लैंडलॉक कंट्री है। और बात करते हैं इथोपिया भी लैंडलॉक कंट्री है। और युगांडा लैंडलॉक कंट्री है। और रवांडा और
बुरुंडी, रवांडा बुरुंडी भी लैंडलॉक कंट्री है। तो आप देख सकते हैं तीर के माध्यम से दिखाया गया, यह है रवांडा और यह है बुरुंडी और यह है युगांडा। तो ये सारे के सारे जो हो जाते हैं लैंडलॉक कंट्री हो जाते हैं। और ये बात करते हैं और कि मलावी जो हो जाता है ये भी लैंडलॉक कंट्री है और जाम्बिया भी लैंडलॉक कंट्री है। और ये सारे के सारे जितने भी चर्चा कर रहे हैं सारे के सारे अफ्रीका महाद्वीप के लैंडलॉक कंट्री है। और जिम्बाब्वे और जाम्बिया भी लैंडलॉक कंट्री है। और वहीं बात करते हैं बोत्सवाना की, तो बोत्सवाना भी एक लैंडलॉक कंट्री है। और स्वाजीलैंड, और आप देख सकते हैं यहाँ पे स्वाजीलैंड एक लैंडलॉक कंट्री है जो अफ्रीकी देश है। वहीं बात करते हैं लेसोथो की, लेसोथो भी एक लैंडलॉक कंट्री है। तो अब बात करते हैं अगले महाद्वीप के लैंडलॉक कंट्री के बारे में। अब बात करते हैं यूरोप महाद्वीप के लैंडलॉक कंट्री के बारे में। तो यूरोप महाद्वीप के लैंडलॉक कंट्री जो भी है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो आइए बात करते हैं सर्वप्रथम जो जो येलो कलर में जितने भी देश दिखाए गए हैं वो सारे के सारे लैंडलॉक कंट्री है। तो बात करते हैं बेलारूस की, तो बेलारूस भी जो यूरोप महाद्वीप में है तो वह एक लैंडलॉक कंट्री है। और वहीं बात करते हैं मोल्डोवा की, तो मोल्डोवा भी एक लैंडलॉक कंट्री है। और वहीं बात करते हैं लग्जमबर्ग की, तो लग्जमबर्ग भी लैंडलॉक कंट्री है। लिechtenstein की बात करते हैं तो यह भी एक लैंडलॉक कंट्री है। और वहीं स्विट्जरलैंड की बात करते हैं ये भी एक लैंडलॉक कंट्री है। और ऑस्ट्रिया की बात करते हैं, ऑस्ट्रिया भी एक लैंडलॉक कंट्री है। और वहीं बात करते हैं स्लोवाकिया की, स्लोवाकिया भी लैंडलॉक कंट्री है। वहीं बात करते हैं हंगरी स्लोवाकिया लैंडलॉक कंट्री है। और सर्बिया भी लैंडलॉक कंट्री है। और कोसोयो भी यानी कि कोसोवो भी लैंडलॉक कंट्री है, कोसोवो। और बात करते हैं मैसिडोनिया कोसोवो एक लैंडलॉक कंट्री है। और वहीं बात करते हैं सैन मारिनो भी एक लैंडलॉक कंट्री है। वहीं बात करते हैं यानी कि सैन मारिनो जो है ये लैंडलॉक कंट्री नहीं है, तो ये जो है इसमें नहीं दिखाया गया, सैन मारिनो एक लैंडलॉक कंट्री नहीं है। अब वहीं बात करते हैं सीजेच रिपब्लिक, ये भी लैंडलॉक कंट्री यानी कि सीजेच रिपब्लिक जो है ये भी एक लैंडलॉक कंट्री है, तो याद रखिएगा। अब वहीं बात करते हैं अगले महाद्वीप के लैंडलॉक कंट्री के बारे में। अब बात करते हैं एशिया महाद्वीप के लैंडलॉक कंट्री कौन कौन से हैं एशिया महाद्वीप में, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। तो वहीं बात करते हैं एशिया महाद्वीप के लैंडलॉक कंट्री, तो मंगोलिया जो है लैंडलॉक कंट्री है जो एशिया महाद्वीप में स्थित है। और वहीं बात करते हैं कजाकिस्तान, तो आपको पहले भी बता चुके हैं ये कजाकिस्तान के बारे में, ये लैंडलॉक कंट्री है। वहीं बात करते हैं उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान, ये भी लैंडलॉक कंट्री है। जितने भी येलो कलर में दिखाए गए हैं सारे के सारे लैंडलॉक कंट्री है। और बात करते हैं अजरबैजान और आर्मेनिया भी लैंडलॉक कंट्री है। अजरबैजान और आर्मेनिया दोनों के दोनों लैंडलॉक कंट्री है। और तुर्कमेनिस्तान भी लैंडलॉक कंट्री है। और वहीं बात करते हैं अफगानिस्तान भी एक लैंडलॉक कंट्री है। अब वहीं बात करते हैं भारत के पड़ोसी देश की, भारत के पड़ोसी देश नेपाल भी एक लैंडलॉक कंट्री है। और भूटान भी भारत के पड़ोसी जो है ये भी लैंडलॉक कंट्री है। और वहीं बात करते हैं लाओस भी एक लैंडलॉक कंट्री है। तो बात करते हैं अब अगले महाद्वीप के लैंडलॉक कंट्री के बारे में। अब बात करते हैं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के लैंडलॉक कंट्री के बारे में। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप जो ऐसे महाद्वीप है जिसमें दो ही लैंडलॉक कंट्री है, जो बोलिविया और पराग्वे जो है, ये दो ही मात्र देश है जो लैंडलॉक कंट्री है। अब वही बात करते हैं आंशिक रूप से मान्यता प्राप्त राष्ट्रों को मिलाकर विश्व में कुल 47 स्थल रूप देश है, यानी कि आंशिक रूप से मान्यता प्राप्त जो विश्व में देश है, विश्व के देशों में से कुल 47 देश ही स्थल रूप यानी कि लैंड ऑफ कंट्री कुल 47 देश है। और इसमें से उत्तरी अमेरिका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंदर कोई भी स्थूल रूप देश नहीं है, यानी कि पूछे जा सकते हैं, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं किन महाद्वीप में एक भी लैंड ऑफ कंट्री नहीं है, भूमिबद्ध देश नहीं है, तो यह हो जाता है उत्तरी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी देश यानी कि भूमिबद्ध यानी कि लैंड ऑफ कंट्री नहीं है। तो याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो अब बात करते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर के बारे में। जो भी एग्जाम के दृष्टिकोण से प्रश्न बनते हैं उसके बारे में पर चर्चा करते हैं। तो वो बात करते हैं सबसे पहले हम निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री मार्ग उत्तरी अमेरिका और यूरोप में दक्षिण अमेरिका के साथ जुड़ा हुआ है, यानी कि वही बात करते हैं क्वेश्चन की कौन सा समुद्री मार्ग उत्तरी अमेरिका और यूरोप में दक्षिण अमेरिका के साथ जुड़ा हुआ है। तो यह दक्षिण अटलांटिक महासागर जलमार्ग जो जुड़ा हुआ है, दक्षिण अटलांटिक महासागर जलमार्ग। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री
समुद्री मार्ग उत्तरी अमेरिका के विकसित क्षेत्र में पश्चिमी यूरोप के विकसित क्षेत्रों के साथ जुड़ा हुआ है, तो यह उत्तरी अटलांटिक महासागर जुड़ा हुआ है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा जलमार्ग पूर्वी देशों के कच्चे माल को पश्चिमी देशों में पहुंचाता है और इस जलमार्ग के माध्यम से पूर्वी देशों का कच्चा माल पश्चिमी देशों में ले जाया जाता है और पूर्वी देशों के लिए औद्योगिक उत्पादन को लाया जाता है। तो यह भूमध्य सागर जलमार्ग के द्वारा यह लाया जाता है। यानी कि कौन सा जलमार्ग है पूर्वी देशों के कच्चे माल को पश्चिमी देशों में पहुंचाता है, यानी कि पूर्वी देशों के कच्चे माल को पश्चिमी देशों में पहुंचाता है और इस जलमार्ग के माध्यम से पूर्वी देशों का कच्चा माल पश्चिमी देशों में ले जाया जाता है और पूर्वी देशों के लिए औद्योगिक उत्पादन को लाया जाता है। तो यह भूमध्य सागर जलमार्ग के द्वारा लाया जाता है। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा जलमार्ग उत्तरी अटलांटिक महासागर मार्गों को एशिया और ऑस्ट्रेलिया के महाद्वीपों को जोड़ता है। तो कौन सा जलमार्ग उत्तरी अटलांटिक महासागर मार्गों को एशिया और ऑस्ट्रेलिया के महाद्वीपों को जोड़ता है, तो भूमध्य सागर जलमार्ग के द्वारा जोड़ा जाता है। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा जलमार्ग से चीन, कोरिया, जापान, फिलीपींस, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, हांगकांग जैसे देशों को अधिकतम लाभ मिलता है। तो यह उत्तर प्रशांत महासागर जलमार्ग से इन सभी देशों को अधिकतम लाभ मिलता है। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री मार्ग ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, उत्तरी अमेरिका और पश्चिमी यूरोप को जोड़ता है। तो यह दक्षिण प्रशांत महासागर जलमार्ग जोड़ता है। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री मार्ग ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, उत्तरी अमेरिका और पश्चिमी यूरोप को जोड़ता है, तो दक्षिण प्रशांत महासागर जलमार्ग जोड़ता है। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री मार्ग स्वेज नहर के निर्माण के साथ अपना महत्व खो चुका है। तो यह जो है स्वेज नहर के निर्माण होते ही अपना महत्व खो चुका है। तो केप ऑफ गुड होप जलमार्ग स्वेज नहर को निर्माण होते हुए अपना महत्व खो चुका है। तो याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से किसने अटलांटिक और भारतीय महासागरों के मध्य एशिया के लिए समुद्री मार्ग की खोज की। तो यह खोज किया था वास्को डी गामा ने खोज किया था। तो वास्को डी गामा नहीं होगा दोस्तों, इसमें बार्तोलोमे डायस हो जाएगा। यानी कि बार्तोलोमे डायस ने अटलांटिक और भारतीय महासागरों के मध्य से एशिया के लिए समुद्री मार्गों की खोज किया था। तो वहीं बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से किसने केप ऑफ स्टॉर्म का नाम बदलकर केप ऑफ गुड होप रखा था। तो यह किसके द्वारा रखा गया था, जॉन द्वितीय के द्वारा रखा गया था। यानी कि केप ऑफ स्टॉर्म का नाम बदलकर केप ऑफ गुड होप रखा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह ओमान की खाड़ी में स्थित तथा यह बंदरगाह ईरान के दक्षिणी समुद्री तट को भारत के पश्चिमी समुद्री तट को से जोड़ता है। तो यह जोड़ता है किसको, चाबहार बंदरगाह इसको जोड़ता है। यानी कि कौन सा बंदरगाह ओमान की खाड़ी में स्थित तथा यह बंदरगाह ईरान के दक्षिणी समुद्री तट को भारत के पश्चिमी समुद्री तट को जोड़ता है। तो यह चाबहार बंदरगाह जोड़ता है। उम्मीद करते हैं कि ये श्रृंखला आपको पसंद आ रही होंगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको अच्छा लगेगा तो इस तरीके से हम लोग इसे जारी रखेंगे और आने वाले समय में हमारा प्रयास यही रहेगा ताकि आप किसी भी एग्ज़ाम से पहले आपकी तैयारी बेहतर हो। साथ ही साथ आप किसी भी एग्ज़ाम से पहले रिवीजन कर ले तो मैक्सिमम आपके प्रश्न एग्ज़ाम में यहाँ से आ सकते हैं। धन्यवाद।